जम्मू से मिल रही खबर आपको बता दें, यहां पर इस वक्त श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें यहां से सामने आ रही है, ये आप देख सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधीन आने वाले श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में 50 में से 42 मुस्लिम छात्रों को इंस्टीट्यूट से शिफ्ट करने की मांग पर दरअसल ये पूरा जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने। समिति के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा का पुतला भी फूका। अपने हाथ में झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए यहां पर प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं और यहां पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। मुस्लिम छात्रों के प्रवेश का विरोध यहां पर किया जा रहा है। सड़कों पर उतरकर 50 में से 42 छात्र जो मुस्लिम हैं उनको लेकर ये पूरा घमासान हो रहा है। उनको बाहर निकालने की बात की जा रही है। इंस्टीट्यूट से शिफ्ट करने की मांग को लेकर ये पूरा प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। समिति के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा का पुतला भी फूका। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने। यहाँ पर पुलिस जैसे ही लोगों को समझाने के लिए पहुंची, पुलिस के साथ भी लोगों की जो झड़प है, प्रदर्शनकारियों की झड़प है, वो देखने को मिली। दो तस्वीरें आपके सामने। मेडिकल कॉलेज में आरक्षण पर हो रहा है विवाद। एलजी मनोज सिन्हा का पुतला फूका गया। मांग ये की जा रही है 50 में से 42 जो मुस्लिम छात्र हैं उनको इस इंस्टीट्यूट से शिफ्ट किया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय बाचलू जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अजय, ये प्रदर्शन गंभीर होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जो मुस्लिम छात्र यहाँ पर है उनको शिफ्ट किया जाए। उग्र हो गया है प्रदर्शन, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए प्रदर्शन लगातार पिछले करीब 2 महीनों से चल रहे हैं। वेन्यू अलग अलग रहे हैं। आज जो है जहां पर प्रदर्शन हो रहा है राजभवन के बाहर का इलाका है और लगातार यहां पर जो है श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति जो कि क्लेम कर रही है कि उनके पास करीब 60 राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का जो है सपोर्ट है, समर्थन है, वो लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और लगातार उनकी एक ही मांग है कि ये जो कटरा में जो इंस्टीट्यूट है श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, उसमें से जो ये 42 छात्र हैं इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। लेकिन यह सवाल ये है कि शिफ्ट कहाँ किया जाए और किस प्रक्रिया के तहत किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब जो है वो न केवल संघर्ष समिति बल्कि बीजेपी भी यहाँ पर तलाश रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थन में है लेकिन वो खुलकर समर्थन नहीं कर रही है। हाँ, मांगों को लेकर वो जो है वो संघर्ष समिति के साथ हैं और बीजेपी के वरिष्ठ जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं वो लगातार दिल्ली में उन्होंने डेरा डाला था और लगातार इस मांग को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाया था। लेकिन अब इस मांग का क्या सॉल्यूशन होगा, ये जवाब कहीं ना कहीं अभी फिलहाल मिलता नजर नहीं आ रहा है। देखना होगा कि क्या कदम फिलहाल उठाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया अजय बाचलू आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए दिल्ली की बात करेंगे, जहां की सीएम रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग और पीतमपुरा क्षेत्र में अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। उस दौरान उन्होंने अपने हाथ से बुजुर्ग महिलाओं को भोजन भी करवाया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि थाली में खाना परोसा और बदले में जो स्नेह और आशीर्वाद मिला वो सदैव मेरे साथ रहेगा। तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 101वें जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में अटल कैंटीन सेवा की शुरुआत की गई है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये शुरुआत अटल कैंटीन की गई है जिसमें 5 रुपए में स्वादिष्ट और भरपेट पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। और आज सीएम रेखा गुप्ता खुद इस कैंटीन में गई। उन्होंने बुजुर्ग महिलाओं को अपने हाथ से भोजन करवाया और उन्होंने कहा कि उनकी थाली में खाना जरूर परोसा गया लेकिन जो उनको स्नेह यहाँ पर लोगों से मिला है वो उनके साथ सदैव रहेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अटल कैंटीन का उद्घाटन किया और यहाँ पर पहुंचकर लोगों को उन्होंने खुद खाना भी परोसा और अपने हाथ से खाना खिलाती हुई नजर आई। बता दें आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर अटल कैंटीन सेवा की शुरुआत की गई है और उसके तहत 5 रुपए में स्वादिष्ट और पौष्टिक और भरपेट भोजन यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है। और जब रेखा गुप्ता पहुंची तो यहाँ पर उनके समर्थन में नारेबाजी करते हुए भी लोग नजर आ रहे थे। और एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में दिग्विजय सिंह ने कहा है
उन्होंने बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने दरअसल संगठन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी, संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस संगठन के विकेंद्रीकरण की बात भी कही है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक चल रही है और इस बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी कि इसी बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने संगठन पर सवाल उठाए हैं। संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यहां पर कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाए जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने संगठन के विकेंद्रीकरण की भी बात कही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, दिग्विजय सिंह ने ये बड़े आरोप भी लगाए हैं, कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण की बात कही है संगठन के, और साथ ही कहा है कि संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाए जा रहे। नहीं, देखिए, बिल्कुल दिग्विजय सिंह ने जो है इस बैठक से ठीक पहले एक सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर किया। उस पोस्ट में आरएसएस और बीजेपी की तारीफ करते हुए नजर आए। उसमें उन्होंने लिखा कि जो है आडवाणी के चरणों में बैठी हुई एक तस्वीर नरेंद्र मोदी की शेयर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जमीन पे यानी चरणों में बैठे हुए एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है और यही संगठन की शक्ति है। और उस पोस्ट के ठीक बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू होती है और इस बैठक में वो कांग्रेस पार्टी के संगठन पर ही सवाल उठा देते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि आज के दौर में संगठन के भीतर डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, यानी विकेंद्रीकरण की जरूरत है। तो इससे आप अंदाजा लगा दीजिए कि एक ओर आप बीजेपी आरएसएस के संगठन की तारीफ करते हैं, दूसरी ओर बैठक के भीतर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मतलब पार्टी की सबसे बड़ी नीति निर्धारक इकाई, और उस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने आप संगठन में सवाल उठाते हुए करते हैं कि संगठन तो आप बना देते हैं, लेकिन संगठन का विकेंद्रीकरण किस रूप में किया जाए उसको लेकर आप कोई काम करते हुए नजर नहीं आते हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो बयान है, जो सूत्रों के हवाले से हमें मिली है ये खबर कि इस बैठक के भीतर दिग्विजय सिंह जो है संगठन पे सवाल उठाते हुए नजर आते हैं और दूसरी ओर पार्टी को यह असहज कर देते हैं, क्योंकि जब आप भारतीय जनता पार्टी, जब राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं और वही दूसरा कोई नेता पार्टी का तारीफ करने लगता है, तो निश्चित तौर पे जो है असहज करने वाला ये पोस्ट है और असहज करने वाला ये दिग्विजय सिंह का बयान है। तो वहीं बिहार की राजधानी पटना में कंबल वाले चोरों की करतूत सामने आई है। जी हां, जो बेहद शातिर तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गए। चोरों का गिरोह नकाब पहनकर चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचा था, जहां पर मेडिकल की दुकान के बाहर पहले चोरों ने कंबल से अपने साथियों को कवर किया और दुकान के शटर का ताला तोड़ा और फिर गिरोह का एक सदस्य मेडिकल की दुकान के भीतर दाखिल हो गया, जिसने कीमती दवाएं और रुपए भी यहां से चुरा लिए। उसके बाद ये सभी मौके से फरार हो गए। चोरों की चोरी वाली ये करतूत देखकर पुलिस भी हैरान रह गई और ये बकायदा कंबल अपने साथ लेकर चलता है गिरोह और कंबल की आड़ में अपने साथियों को छिपा लेते हैं और फिर कंबल की आड़ में छिपकर इनके जो साथी हैं वो दुकान का ताला तोड़ देते हैं, जिसके बाद एक चोर दुकान के भीतर दाखिल होता हुआ नजर आया सीसीटीवी में और सारा माल समेटकर बाहर निकल गया। पुलिस अब आरोपी चोरों की तलाश में जुटी हुई है। दो तस्वीरें आपके सामने। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान को नमन भी किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत की गौरव गाथा आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। यहाँ एक कलाकार ने बड़े मन से वीर साहिबजादों का जीवन कवन रेत से बनाकर दिखाया। जब इनकी शहादत की बात कोई व्यक्त करता है तो एक और तो मन में दुख, दर्द और शोक भी एक टीस उठती है कि जिन्होंने अभी जीवन को देखा ही नहीं था वो बच्चों को इतनी क्रूरता से मार दिया गया, तो शहीद हो गए। और दूसरी ओर छाती गर्व से फूल भी जाती है, मैं ऐसे देश में पैदा हुआ हूं जहां एक बंदा अपने चारों साहिबजादों को देश और धर्म के लिए समर्पित करने से नहीं चूकता है। गुरु नानक देव साहब से लेकर दसम पिता तक पूरी सिख गुरु परंपरा को मन पूर्वक प्रणाम कर मेरी श्रद्धा व्यक्त करता हूं। हम सब एकत्रित हुए हैं
चार साहबजादों की शहीदगी, इनकी वीरता, इनके बलिदान को याद करने के लिए। पो का ये महीना ये भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में बहुत दर्दनाक महीना माना जाता है। और जिन साहबजादों की बात करना चाहते हैं, बाबा जोरावर सिंह जिनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, बाबा फतेह सिंह जिनकी उम्र सिर्फ 7 साल, उनको डराया गया, समझाया गया, लोभ दिए गए, मगर सिंह की तरह दहाड़ते हुए कोई लोभ में आए बगैर मृत्यु को पसंद किया, क्योंकि मैं इस पिता का बेटा हूं जो इस देश के लिए, इस देश का अपने धर्म के लिए कोई बलिदान देते हुए पीछे नहीं हटता है। ये भावना इतने बच्चे में, इतनी कम आयु में पैदा भी नहीं हो सकती है। शायद माता गुजरी का संसर्ग ही होगा, संपर्क ही होगा, जिसने गुरुओं के पूरे संस्कार इस बच्चों में फूट फूट कर भरा दिए। मित्रों, जब हम आज इतने सालों के बाद हम इस घटना का याद भी करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश भर के युवाओं को, चाहे किसी भी प्रदेश में बसते हो, उसमें उनको दसम पिता का जीवन, कवन और साहबजादों की शहीदगी, ये बताना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। कोई व्यक्ति पूरे दुनिया के धर्म के लिए लड़ने वालों के इतिहास में, देश के लिए लड़ने वालों के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता जिसने पिता, माता, 4 छोटे बेटों का बलिदान दे दिया, कुछ नहीं बचा। और इसीलिए सर्वंस दानी का देश की जनता ने उनको उपमान दिया है। कोई सरकारी पद्मश्री, पद्म विभूषण नहीं है। अपने पिता, अपनी माता, अपने 4 बच्चों का बलिदान करने के बाद भी लड़ाई को चालू रखा। और जब बाबा बंदा बहादुर ने यहां आकर बदला लिया, तब पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि अंत में तो सत्य की ही विजय होती है, सत्य का ही जय होता। ये जो जुझारूपन है, धर्म के प्रति समर्पण है, मातृभूमि के प्रति प्यार है, ये पूरे देश के सभी लोगों को जानकारी देने का एक अवसर है। 4 बेटे शहीद होने के बाद भी लड़ते रहना एक प्रकार से बहुत बड़ी बात। मगर ये पूरी परंपरा जो बनी, सबसे पहले मुगल का आक्रमण हुआ बाबर के समय में। उस वक्त नानक देव जी महाराज थे। गुरु नानक देव जी ने भी इसका विरोध किया। तब से लेकर दसम पिता तक, गुरु गोविंद सिंह जी तक इसका लड़ना चालू रहा। और विधि का संयोग देखिए, बाबर आया तब नानक देव जी महाराज थे, और औरंगजेब समाप्त हुआ वही कालखंड में 5-10 साल आगे पीछे दसम पिता थे। तो मुगलों की समाप्ति भी 10 गुरुओं के कालखंड में ही हुई। और ये लंबी लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ी गई। नानक देव जी के जीवन की 4 उदासियों को जो जानता है, और उदासियों का एक बार आप रूट देख लोगे, उनका मार्ग देख लोगे, तो कोई व्यक्ति पैदल चलकर धर्म के प्रचार के लिए यहां से काबा तक और यहां से कर्नाटक, तमिलनाडु तक कैसे जा सकता है? मगर चारों उदासियों में पूरे देश के अंदर अंधविश्वास का निराकरण कर
अकाल पुरुष के प्रति श्रद्धा करने का काम गुरु नानक देव जी महाराज ने किया। पूरे भारत को एक सूत्र के अंदर पिरोने का काम नानक देव जी महाराज ने किया। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें बिहार से, जहां पर जेडीयू ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम से पहले आवंटित सरकारी आवास को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सरकार से मांग की है कि जब आवास खाली हो जाए तो उसकी खुदाई कराई जानी चाहिए। राबड़ी देवी के आवास पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह बड़ा दावा किया है। दावा करते हुए उन्होंने यह बयान दिया कि 10 सर्कुलर रोड स्थित जो आवास है उसकी खुदाई होनी चाहिए जब आवास खाली हो जाए। जेडीयू ने बड़ा दावा किया है। राबड़ी आवास में कई सारे तहखाने बनाए गए हैं। नीरज कुमार ने दावा करते हुए कहा कि राबड़ी आवास परिसर की खुदाई होनी चाहिए और भवन निर्माण विभाग सरकारी संपत्ति की जांच करे, क्योंकि इसमें से सोने, चांदी, जेवरात, दस्तावेज ये सब यहां पर मिलेंगे। ये दावा करते हुए नीरज कुमार नजर आए। तो जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राबड़ी आवास परिसर में कई तहखाने होने का दावा किया है। नीरज कुमार का कहना है कि इन तहखानों में जमीन के दस्तावेज, रुपए और गहनों को छिपा कर रखा गया है और इसलिए इस तहखाने को निकालना चाहिए और इससे सामान निकालने के कारण ही आवास खाली करने में देरी हो रही है। ये उनका कहना है कि इसी वजह से आवास खाली करने में देरी हो रही है, क्योंकि इन सामानों को निकाला जा रहा है यहां से। उसके साथ ही जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपनी ही नीतीश सरकार से मांग की है। मांग ये है कि आवास परिसर की खुदाई होनी चाहिए। भवन निर्माण विभाग सरकारी संपत्ति की जांच करे, आवास की खुदाई कराकर जांच होनी चाहिए। पौधे और सामान चोरी करके ले गए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। चारा से पेट नहीं भरा तो अब पौधे चोरी कर रही हैं, ये बड़े आरोप लगाते हुए और यहां पर जेडीयू ने सरकार से मांग की है। अपनी ही सरकार से वो ये मांग करते नजर आ रहे हैं कि जैसे ही आवास खाली हो जाए उस आवास परिसर की खुदाई होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर अंदर तहखाना है। हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता पार्टी के सीनियर लीडर नीरज कुमार हैं। ये जो पूरा बंगला का विवाद है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो जो लोग इस पाप में शामिल हैं तैयार रहे कार्रवाई के जद में आने के लिए। साथ ही साथ भाई 10 नंबर लगातार आप रह रहे हैं उसमें, भवन निर्माण विभाग लगातार आपको कह रहा है 39 नंबर आप ये जो खरमास की अवधि होती है उसके पहले भी आपको समय मिला तो आपने जाना मंजूर नहीं किया। तो इसका मतलब तो साफ है ना कि वहाँ पर हम भवन निर्माण विभाग से अनुरोध कर रहे हैं कि एकदम व्यापक दृष्टिकोण और कड़ी निगाह रखिए। वहाँ तहखाना हो सकता है, वहाँ पर दस्तावेज जमीन का हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है। अब क्यों नहीं, रुपया के तो मशीनें हैं राजनीति में, हो कुछ भी हो सकता है वहाँ। इसलिए पूरे तथ्यों की इस गंभीरता से भवन निर्माण विभाग इसको देखे, चूंकि ये भ्रष्टाचार का से जुड़ा हुआ परिवार है। तो खुदाई करना पड़ेगा। अरे भाई, रमीज जैसा आदमी रोहिणी आचार्य ने कहा कि वहां रह रहा था, हिस्ट्री सीटर, तो वहां कुछ भी हो सकता है। इसलिए व्यापक खुदाई करके और तमाम तथ्यों का अवलोकन करना चाहिए। बड़ा दावा। तो देखिए, राबड़ी देवी के आवास पर जेडीयू और बीजेपी के दावे के बाद अब आरजेडी ने भी पलटवार किया है। राबड़ी के आवास पर बीजेपी जेडीयू के दावे पर आरजेडी ने पलटवार करते हुए बड़ी बातों का जिक्र किया है। कहा है कि अगर राबड़ी के आवास में तहखाना है तो बिल्कुल खुदाई कराएं और खुदाई में अगर कुछ नहीं निकला तो राजनीति से संन्यास लेने। अब आरजेडी ने भी पलटवार किया है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से ये दावा किया गया कि खुदाई अगर होगी तो उसमें से तहखाना निकलेगा, और आरजेडी ने पलटवार किया है कि अगर कुछ भी नहीं निकला तो राजनीति से संन्यास ले ले। और दल के भी नेता है ना, और दल के भी लोग हैं, कई सरकारी आवास हैं जिसमें अधिकृत तौर पर लोग अभी भी रह रहे हैं, बड़े बंगले हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 10 नंबर में तहखाना बना हुआ है। अब डेट निर्धारित कर दीजिए, सरकारी आदेश निकलवाइए और मौजूदगी में तोड़वाइए, और आपको लेना पड़ेगा, शपथ लेना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं निकला तो आपको राजनीतिक जीवन से संन्यास और इस्तीफा भी करना पड़ेगा। तो ये सुना आपने, आरजेडी की तरफ से यहां पर पलटवार किया गया है। दरअसल जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह बड़ा आरोप लगाया था और दावा किया था
कि जब आवास खाली हो जाए तो उसके बाद उस आवास की खुदाई करनी चाहिए, परिसर में ये जांचना चाहिए, सरकारी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और अगर जांच होगी तो देखिएगा कि उसमें तहखाना निकलेगा और उस तहखाने में सोने चांदी के जेवरात और दस्तावेज प्रॉपर्टी के वो भी निकलते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़े दावे करते हुए नीरज कुमार नजर आए और उसके बाद अब आरजेडी ने भी पलटवार किया है। राबड़ी के आवास में तहखाना है तो बिल्कुल खुदाई कराएं। आरजेडी ने कहा कि खुदाई में अगर कुछ नहीं निकला तो राजनीति से संन्यास ले लें। और एक और बड़ा अपडेट इससे जुड़ा हुआ मिल रहा है, वो ये कि जेडीयू के साथ साथ बीजेपी ने भी अब राबड़ी आवास की जांच की मांग कर दी है। बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने दावा किया कि राबड़ी देवी के आवास में तहखाने के साथ साथ सुरंग भी है। राबड़ी देवी के आवास पर बीजेपी ने यह नया दावा कर दिया है, अब राबड़ी देवी के आवास में सुरंग भी है, यह बीजेपी का कहना है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि तहखाने में स्विस बैंक अकाउंट के कागजात हैं, चारा घोटाले का पैसा छिपाया गया है, केंद्रीय एजेंसियां मामले की जांच करें। बीजेपी ने ये आरोप लगाए हैं और आरोप ये लगाए गए हैं और इसलिए ये लोग आवास खाली नहीं कर रहे हैं और काफी लंबा वक्त लगा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान है। सर, 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास को खाली करने के लिए नोटिस भवन निर्माण विभाग ने जो है 25 नवंबर को दिया था। अब तक आवास जो है लालू परिवार ने खाली नहीं किया है। 39 हार्डिंग रोड आवास जो है राबड़ी देवी को दिया गया है नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में उस हैसियत से। लेकिन 2 दिन पहले देखा गया कि रात के अंधेरे में छोटी गाड़ियों से कुछ पौधे वहां से ले जाए गए हैं, जो कहा जा रहा है कि गौशाला में शिफ्ट किया गया है। लेकिन आवास खाली हो रहा है या नहीं, इसकी कोई पुष्टि लालू परिवार अब तक नहीं कर रहा है। इसी बीच जेडीयू की तरफ से, जेडीयू का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया है। उनका कहना है कि राबड़ी आवास की खुदाई होनी चाहिए, वहां पर कई सारे तहखाना हैं जिसमें रुपया, जमीन के दस्तावेज और इसके अलावा आभूषण जो है वो छिपा के रखे गए हैं। सो तहखाना से सामान निकालना है, इसलिए लोग आवास खाली नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अकूत अथाह संपत्ति उन्होंने बनाई है। चारा घोटाले का मैग्नीट्यूड क्या था हमको नहीं पता है क्या? कहां रखे हैं ये सब पैसा? नीरज जी जब भी कोई बात बोलते हैं तो संवेदनशीलता के साथ बोलते हैं। निश्चित रूप से आधार है, बुनियाद है, तर्क है और तथ्य है, और नीरज जी के साथ हम लोग खड़े हैं। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। सुरंग है, तहखाना है, पैसा है, आभूषण है, स्विस बैंक के उनके अकाउंट के कागज पत्तर है, वहां पे क्यों नहीं पता लगाना चाहिए? आप कह रहे हैं कि सुरंग है वहां पे? नहीं, देखिए भाई, अब संदेह तो होता ही है। 25 नवंबर का नोटिस, आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी है, कौन सी परिस्थिति है जिसने आपको रोक के रखा है? मकान खाली क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कहते हैं 20 साल से रह रहे हैं, और इन्हीं 20 साल में वो रेलवे मंत्रालय का घोटाला हो, लैंड फॉर जॉब, वो चारा घोटाला हो, लालू जी तो घोटाले के मसीहा ना है। घोटाले का पैसा कहां है? और यदि ऐसी बातें आ रही हैं तो निश्चित रूप से हम केंद्रीय एजेंसियों से आग्रह करेंगे कि वो उनके घर के अंदर क्या है, मामला क्या है। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। गिविंग अ प्रॉपर एंड कैटेगोरिकल रेफरेंस टू राहुल गांधी, और अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारत विरोधी इस वैश्विक दुरभिसंधि के राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति में स्थायी प्रवक्ता हो गए हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि होते हैं, वैसे राहुल गांधी जी भारत विरोधी वैश्विक शक्तियों के गठजोड़ के भारत की राजनीति में स्थायी प्रतिनिधि हो गए हैं। इट सीम्स इफ कांग्रेस डजंट रिप्लाई कैटेगोरिकली, देन इट कैन बी इन्फर्ड that Rahul Gandhi has become the permanent representative of anti-India global nefarious nexus to malign and mar the democratic process of India. अब इससे पहले भी याद करिए, एक संगठन FDLAP, फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लिबर्टीज एशिया पैसिफिक की को चेयरमैन सोनिया गांधी जी पाई गई थी। वो को चेयरमैन अभी भी हैं, और ये भी जॉर्ज सोरेस से फंडेड था, जिसका जवाब आज तक कांग्रेस ने नहीं दिया हुआ है। और अभी राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले, आपको ध्यान हो, बहुत आपत्ति किए थे कि रशियन प्रेसिडेंट श्री व्लादिमीर पुतिन जी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात सिर्फ भारत सरकार मेजबानी नहीं तय करता, मेहमान भी तय करता है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप अभी जर्मनी गए थे, तो आपने फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टंग नामक जिस संस्थान में जाकर भारत विरोधी बयान दिया, FBS, फ्रेडरिक
Ebert Stiftung. This is banned in Russia since 2025. The Department of Ministry of Justice in April 2025 of Russia has stopped all the activities of this organization in Germany. अब आप बताइए, आप किसी देश के द्वारा अनलॉफुल और देश विरोधी घोषित किए गए संगठन के फोरम पे जाकर भाषण देंगे, फिर कहेंगे कि वो देश आपको मिलना नहीं चाहता आपसे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है। और इससे पहले भी आप लोगों को यदि विस्मृत हो गया हो तो मैं दोबारा स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 23 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में जॉर्ज सोरस ने बाकायदा कहा था कि दुनिया में सिविल सोसाइटी को दोबारा स्थापित करने के लिए और नेशनलिस्ट फोर्सेस को समाप्त करने के लिए $1 बिलियन उन्होंने रखा है। और भारत और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम उन्होंने सिंगल आउट करके कहा था। यानी अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ऑन 23rd January 2020 जॉर्ज सोरोस इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डेवोस हैज कैटेगोरिकली प्लेस्ड $1 बिलियन टू और बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है।